Assalamualaikum student, welcome you all. Superior Group of Colleges Learning Management System. Our today topic is thermoregulation. This thermoregulation में we will study adaptation in plant to low and high temperature और thermoregulation mechanisms in animals जो है वो आज हम स्टडी करेंगे. ये हमारा होमियोस्टेसिस चैप्टर है जो कि 15 चैप्टर है बुक का और My name is मोहम्मद ज़हीर इकबाल, बायोलॉजी डिपार्टमेंट. तो बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मोरेगुलेशन. जैसे कि आप जानते हैं थर्मोरेगुलेशन मीन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन ए टॉलरेबल रेंज एंड दैट इज ए नैरो रेंज. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलरेडी हमने पढ़ा कि एक कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है. ये कंट्रोल सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको होमियोस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन करने में मदद देता है. जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, अडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर. ये जो लो एंड हाई टेम्परेचर है इसके प्लांट के अंदर इसकी हमने रेगुलेशन पढ़नी है और ये देखना है कि प्लांट्स में अडॉप्टेशन. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और इसके अंदर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर जो है वो प्लांट सेल को किस तरीके से अफेक्ट करता है. फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर जो है जब वो वायलेंस होती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट तो उसकी वजह से एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं. जब एंजाइम्स डीनेचर होते हैं बेटा तो फिर उनका अफेक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है, क्योंकि जब एंजाइम डीनेचर होंगे मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो होगा, डैमेज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, उस पर इफेक्ट हो जाएगा. और जब मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा तो फिर प्लांट जो है उसको या तो हार्म होगा अगर मेटाबॉलिज्म जो है लो हो गया, और अगर ये हाई टेम्परेचर उसी तरीके से कंटिन्यू रहता है, रेगुलेट नहीं होता, तो अल्टीमेटली प्लांट जो है क्योंकि उसके सेल्स किल हो जाएंगे तो लिहाजा प्लांट भी डेड हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी. इसलिए प्लांट जो है उनको टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को रेगुलेट करना है. और प्लांट में हाई टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो मेथड है वो है ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग, दैट इज नोन एज इवेपोरेटिव कूलिंग. प्लांट्स जो हैं वो अपने टेम्परेचर को मैनेज करते हैं वाटर को इवेपोरेट करके, और ये जो मेथड है इसको हम ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं. जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस वक्त इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो मैनेज होती है. लेकिन अगर ये टेम्परेचर इसी तरीके से हॉट और ड्राई वेदर रहता है तो फिर प्लांट्स जो हैं एक टाइम आता है कि उनके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाती है. उस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए प्लांट जो हैं दे क्लोज द स्टोमेटा. लिहाजा इस कंडीशन में प्लांट जो है वो सफर करता है. प्लांट जो है उसमें क्योंकि विल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो लिहाजा प्लांट को अपने स्टोमेटा जो है वो क्लोज करने पड़ते हैं. तो देन प्लांट में अफेक्ट ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. अब वो प्लांट्स जो स्ट्रेस को में सरवाइव करने की कंडीशन जो है वो अप टू 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है दे कैन सरवाइव इन द हीट स्ट्रेस अप टू 40 सेंटीग्रेड. एनिमल से ये ज्यादा टेम्परेचर है या इससे थोड़ा सा स्लाइटली वह भी प्लांट जो है वो टेम्परेचर स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर अडॉप्टेशन होती है. अब वो अडॉप्टेशन क्या है कि ये प्लांट जो हैं जो कि हाई टेम्परेचर को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर अडॉप्टेशंस है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन. इन प्लांट्स में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनती है, इस प्रोटीन को हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं.
these plants जो हैं they are able to synthesize these protein in a large quantity. जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं इन प्लांट में ये एबिलिटी होती है कि वो इनको लार्ज अमाउंट में एक बहुत बड़ी मकदार में उनको बना लेते हैं। अब ये हीट शॉक प्रोटीन करती क्या है, ये एंजाइम्स को अपने अंदर बंद कर लेती हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं उनको ये अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और इस तरीके से एम्ब्रेस कर लेती हैं, उनको अपने अंदर छुपा लेती हैं और इस तरीके से प्लांट जो है वो प्रिवेंट हो जाता है डीनेचर होने से। प्लांट जो है दैट प्रिवेंट द डीनेचरेशन प्रोसेस बाय एम्ब्रेसिंग द बाय द प्रोटीन्स। इस तरीके से डीनेचरेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं होती। तो ये था हाई टेम्परेचर का इफेक्ट। अब अगर हम लो टेम्परेचर को देखते हैं, लो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है। लो टेम्परेचर अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जिसमें लिपिड बायलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स अबेंडेड हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर वो लॉक्ड हो जाते हैं। वो क्यों लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दे आर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, उनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। लिहाजा इस वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट जो है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी कि जब लिपिड्स जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे तो फिर उनमें सोल्यूट जो है वो ना तो बाहर मूव कर सकेगा ना ही सेल के अंदर मूव कर सकता है। तो इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली जब सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होती है तो सेल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन जो हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं और मेम्ब्रेन के अफेक्ट होने की वजह से फंक्शनिंग ऑफ प्लांट जो है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। अब इस रिस्पॉन्स को भी प्लांट जो हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अंदर अडॉप्टेशन क्या है कि जब स्ट्रेस कंडीशन होती है लो टेम्परेचर की तो देन प्लांट्स प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो कोल्ड स्ट्रेस को प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती लो टेम्परेचर और इस तरीके से प्लांट जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। लिहाजा प्रोटीन भी उसमें मेंटेन रहती हैं, उसके साथ साथ जो लिपिड्स हैं वो भी अब मेंटेन रहती हैं। तो उनके मेंटेन रहने की वजह से मेम्ब्रेन्स जो हैं वो अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेती हैं। ये जो इफेक्ट है लो टेम्परेचर का या टेम्परेचर स्ट्रेस का, प्लांट इनको उस सूरत में अडॉप्ट करते हैं या प्लांट्स उस सूरत में स्ट्रेस से अपने आप को, इस हार्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब देयर इज ए लो चिलिंग, यानी कि टेम्परेचर जो है अगर वो ग्रेजुअली कम हो रहा है तो वो लेस स्ट्रेसफुल है और अगर वो सडनली ड्रॉप डाउन हो रहा है तो फिर वो जो है प्लांट के लिए वो ज़्यादा खतरनाक है। प्लांट के लिए वो उसकी सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में हो जाती है। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है अगर वो ग्रेजुअल है तो उस सूरत में तो प्लांट जो है उसको उनको टाइम मिल जाता है कि वो सरवाइव कर दें और अगर ये सडन है तो उस सूरत में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि तब उनको बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अफेक्ट होता है। वो किस तरीके से अफेक्ट होता है वो हम पढ़ते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर आइस क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करता है, यानी कि क्रिस्टल्स बन जाती हैं। अब अगर तो ये क्रिस्टल्स बन रही हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, अगर ये क्रिस्टल्स सेल मेम्ब्रेन के और सेल वॉल के बाहर बन रही हैं तो उस सूरत में सेल मेम्ब्रेन को कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही इंटरनल कंडीशन जो है वो अफेक्टेड होती है। लिहाजा प्लांट्स जो हैं इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर ये
प्लांट के इनसाइड बन रही हैं, प्रोटोप्लाज्म में बन रही हैं क्रिस्टल्स, यानी कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर बन रही हैं, तो उस सूरत में प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, सेल जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा इन कंडीशंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो रैपिड चिलिंग हो रही है तो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, अगर ग्रेजुअल हो रही है तो प्लांट्स उसके अगेंस्ट अडॉप्टेशन कर सकते हैं। अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में आइस क्रिस्टल्स बनती हैं। अगर आइस क्रिस्टल सेल वॉल के अराउंड बन रही हैं, बाहर बन रही हैं, तो प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर यही आइस क्रिस्टल सेल के अंदर बन रही हैं, प्रोटोप्लाज्म में बन रही हैं, तो सेल जो है वो किल हो जाएगा, उसके किल होने का चांस ज्यादा है, तो सेल के सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाती है। अब यही कंडीशंस को नेटिव प्लांट्स जो हैं, जो उस रीजन के नेटिव प्लांट्स हैं, जैसे कि जो उस रीजन में प्लांट्स पाए जाते हैं, ओट्स, मॉल्प्स, रोज और अदर प्लांट्स जो हैं, दे हैड अडॉप्टेड टू दिस कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि वो अपने साइटोसोल को सुपर कूल कर लेते हैं विद आउट आइस फॉर्मेशन। उनके अंदर एक और अडॉप्टेशन है, वो अडॉप्टेशन क्या है कि उनकी जो सल्यूट की कंपोजिशन है उसमें वो चेंज लाते हैं, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन द सल्यूट कंपोजिशन दे कॉज cytosol to super cool without ice formation। लिहाजा इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तब भी ये पॉसिबल है कि आइस क्रिस्टल्स जो हैं दे मे फॉर्म अराउंड द सेल वॉल, तब उनको इफेक्ट नहीं होता। तो दीज आर द अडॉप्टेशंस टू लो एंड हाई टेम्परेचर इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है मैकेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम पहले देखते हैं बॉडी हीट, हीट गेन एंड लॉस, कि उनकी बॉडी हीट कैसे होती है, हीट गेन एंड लॉस कैसे होती है। जब हम टेम्परेचर ऑफ एनिमल की बात करते हैं, किसी भी एनिमल के टेम्परेचर की बात करते हैं, तो एनिमल टेम्परेचर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, कि वो ऑर्गेनिज्म एनिमल जो है उसकी बॉडी का जो बॉडी हीट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, विच डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। और वो फिर उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसके रिजल्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और उसका सेकंड पार्ट है कि रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड लॉस, किस तरीके से एक्सटर्नल हीट गेन हो रही है या उसका लॉस का रेट क्या है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से हीट कैसे ट्रांसफर होती है। अगर हम देखें कि एनिमल और इन्वायरमेंट में हीट डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें पहला ऐसा है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन उसकी वजह से। दूसरा डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ये जो सूरज की शुआएं हैं, सूरज रेस जो होती हैं उनमें इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन होती हैं, और लाइट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है, तो उस सूरत में हीट ट्रांसफर होती है इनटू द एनिमल्स। लाइट, आप कमरे में बैठे हुए हैं, अगर बाहर बहुत ज्यादा धूप है तो फिर कमरे में भी वो हीट हम फील कर रहे होते हैं, इट मीन वी आर रिसीविंग दैट हीट। अब हीट लॉस कैसे हो रही है, ट्रांसफर कैसे हो रही है, वो रेडिएशन से और एवेपोरेशन से। यानी कि लॉस होने के दो तरीके हैं। हीट हम लॉस करते हैं तो एनवायरनमेंट रेडिएशन से। जैसे आप देखें, आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो अगर आप अपने चेहरे जो है उसके ऊपर हाथ रखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे लगता है जैसे उसमें से रेज निकल रही, हीट निकल रही होती है। और ऐसे ही
जब पसीना आता है तो उससे हमें कूलिंग का एहसास होता है, जो इवेपोरेटिव कूलिंग कहलाता है। तो इवेपोरेशन हो रही होती है उस वक्त वहाँ। तो इस तरीके से हम हीट को लॉस कर रहे होते हैं। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमें पता है ब्रॉड सेंस में जनरल जो क्लासिफिकेशन है उसके तहत एनिमल्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, कोल्कोथर्मिक, या इनको हम कोल ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है विद द फ्लैक्चुएशन इन द आउटर एनवायरनमेंट या सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वो एयर हो सकती है वो, या वाटर हो सकता है। दोनों सूरतों में सराउंडिंग टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, यानी कि जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर इन ऑर्गेनिजम्स का भी हो जाता है। लिहाजा सर्दियों में टेम्परेचर कम होगा, गर्मियों में इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये सराउंडिंग टेम्परेचर जहाँ पे वो जमीन पे ऊपर है, खुश्की के ऊपर है, वहां पे एयर के साथ रिलेट करेगा, और जहां पे वो एक्वेटिक हैं वहां पे वाटर के साथ रिलेट करेगा। इसमें ऑल इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये तमाम यानी कि तमाम इनवर्टिब्रेट और उसके साथ वर्टिब्रेट्स के 3 क्लासेस, स्पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इसमें शामिल हैं। दूसरे हैं होम्योथर्म, which maintain their body temperature। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको हम उर्फे आम में कॉमनली वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड। तो दे मेंटेन देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग। चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर कोई भी हो, चाहे वो सराउंडिंग लैंड की सूरत में, खुश्की की सूरत में एयर है और एक्वेटिक की सूरत में वाटर है, तो वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर सर्दी है या गर्मी है, लेकिन दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे इसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, और इसकी मेन एग्जांपल्स 2 वर्टिब्रेट्स की क्लासेस बर्ड्स और मैमल्स हैं। अब ये तो होगी 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, लेकिन देर आर सम डिफिकल्टीज इन दिस टर्मिनोलॉजी। वो डिफिकल्टीज क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि कुछ फिशेस जैसे डीप सी फिशेस हैं, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब वो बॉडी टेम्परेचर क्यों मेंटेन करती हैं? क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग है वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इस वजह से दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग, लिहाजा उस वजह से। इसी तरह से लेजर्ड, जो कि क्लासिफिकेशन में तो वो रेप्टाइल में फॉल कर रही है, लेकिन वो भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। और इसी तरह से न्यूमरस बर्ड और मैमल्स जो हैं दे वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर। ये वो रीजंस थी, जो ऑब्जेक्शंस थे, जिसकी वजह से ये 2 जो क्लासिफिकेशन थी, ऑर्कोथर्मिक और होम्योथर्मिक, इसको जस्टिफाइड साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं इस टर्मिनोलॉजी में और इनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। तो देन another type of classification which based upon the heat production during the metabolism as a byproduct, यानी कि एक और क्लासिफिकेशन जो है उसकी बेस रखी गई, और वो बेस थी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसके रिजल्ट में जो हीट एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, उसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन जो है वो की गई। इस बेस के ऊपर एनिमल्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एंडोथर्म, द ऑर्गेनिजम्स, द एनिमल्स that generate their own body heat through the heat production as a byproduct during metabolism। ये वो एनिमल्स थे जिनमें हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय मेटाबॉलिज्म एज ए बाय प्रोडक्ट, और दे मेंटेन देयर बॉडी
टेम्परेचर, और इस तरीके से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और मैमल सारे और सम फिशेस जो हैं वो इस कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जो हैं दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। ये भी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि लो लेवल पे है, कम मकदार में होती है, बट वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं दे क्विकली एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। उसको ये बड़ी तेजी के साथ रैपिडली एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के लिए, और अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और इस तरीके से सराउंडिंग से हीट जो है उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसमें मोस्ट इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं दे आर कंसिडर इनटू दिस कैटेगरी। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज द हेटेरोथर्म। ये वो एनिमल्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरियस डिग्री ऑफ हीट एज ए बाय प्रोडक्ट। ये बॉडी हीट इनकी एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जैसा कि एंडोथर्म में होता है, लेकिन फर्क क्या है कि दे डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं करते। लिहाजा इस कैटेगरी में बैट्स और ह्यूमन बर्ड जो है वो शामिल हैं। एक मैमल है और एक बर्ड की एग्जांपल इसमें आती है, मेन एग्जांपल जो आपके कोर्स में सिलेबस में शामिल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनका डिफरेंशिएशन जो है अमूमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो लिहाजा इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट के दरमियान में वो अडॉप्टेशंस क्या हैं, वो रेगुलेशंस क्या हैं जो हीट एक्सचेंज करने में एनिमल्स को मदद देते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ adaptations which helps the animals. These are the structural adaptations. Structural adaptations क्या हैं? Dermal fatty layer which is act as a insulator in the animals. तमाम animals जो हैं उनमें चाहे वो subdermal layer small हो यानी कि less thick हो या thin हो, या वो जिस तरह भी कंडीशन होती जरूर है, जो कि एक्ट एज ए इंसुलेटर हमारी बॉडी में भी होती है। दूसरा पेलेज, ये भी फैटी एसिड की लेयर है जिसको हम पेलेज कहते हैं। दूसरा इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेटिंग करते हैं। और तीसरा लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। ये हम लास्ट में पेंटिंग का वर्ड जो है ये लास्ट में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये इवेपोरेटिव कूलिंग होती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम पेंटिंग का वर्ड जो है वो करते हैं। ये डॉग्स वगैरह को आपने देखा होगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वास्कोडाइलेशन एंड वास्को कंस्ट्रक्शन। कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है दैट इज रेगुलेटेड टू द स्किन। जब बॉडी में हीट ज्यादा होती है तो फ्लो टू द स्किन इंक्रीज हो जाता है जिसको हम वास्कोडाइलेशन कहते हैं, और कैपिलरीज की जो साइज डायमीटर को इंक्रीज होने की वजह से। और इसी तरह से जब हीट कम हो यानी कि हमने हीट को रेगुलेट करना हो तो उस सूरत में फ्लो जो है वो कम हो जाता है जिसको वास्को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो टू द स्किन जो है वो कम हो जाता है, लिहाजा हीट लॉस जो है वो कम हो जाती है और इस तरीके से ये रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से लो टेम्परेचर में एक्टिवेशन होती है सर्टन मसल्स की, जो कि जैसे कि बर्ड्स हैं उनको आपने देखा होगा अपने पर जो है उनको हिलाते हैं जब वो बैठे हुए होते हैं, जिसको पोमेज फ्लफिंग जो है वो कहा जाता है। देन एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग शुरू हो जाती है जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और अपना टेम्परेचर जो है हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो दीज आर द फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस। बिहेवियर अडॉप्टेशंस क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल्स दे मूविंग टू द एनवायरनमेंट वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट इज मिनिमम। आप रूटीन में देखते हैं
धूप में जानवर अगर बैठा हुआ हो तो वो फौरन साए की तरफ जाता है। ऐसे ही बर्ड्स को आप गर्मियों में देखते हैं, वो जो कनोबी होती है प्लांट्स की, उसमें इन अंदर की तरफ करके बैठते हैं, और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इजीली मूव करते हैं जहाँ पे मिनिमम एक्सचेंज हो हीट की बिटवीन द एनवायरनमेंट, तो इसलिए धूप से बचते हैं। और जानवर आप देखें, जैसे ग्राउंड स्क्वेरल्स है, वो हमेशा बिल में घुसी रहती है दिन को, रात के टाइम पे वो बाहर आती है। डेजर्ट के एनिमल जितने भी हैं वो इस कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं ताकि वो हीट से अपने आप को बचा सकें। ऐसे ही बिल्कुल दूसरे एनिमल्स हैं, वो अपने पोस्चर्स जो हैं उनको एडजस्ट करते हैं। हमें भी जब गर्मी लगती है तो हम अपनी साइड्स जो हैं वो पोस्चर्स जो हैं वो चेंज करते हैं। इसी तरीके से दूसरे एनिमल्स जो हैं दे आल्सो एक्सचेंज change their postures to adjust their in the exchange of heats। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इस दुआ के साथ मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस, तो हम अपना लेक्चर जो है उसको खत्म करते हैं।